जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कल हमने जो लक्ष्मीकांत है उनका पॉलिटी का जो है हमने ओवरव्यू का फर्स्ट पार्ट देखा था और अब हम आज जो है सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है जब हमारा ये ओवरव्यू ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम लक्ष्मीकांत को शॉर्ट नोट्स के तरीके से पढ़ेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। बस हम उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज आपका स्टार्ट होगा कि भारतीय शासन प्रणाली को ब्रिटिश विरासत। ठीक है, यानी भारतीय शासन प्रणाली का जो ब्रिटिश विरासत, अगर विरासत में हम देखें तो शासन और प्रशासन, कल हमने इसका देख चुके थे कि हम क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो शासन और जो प्रशासन, भारतीय शासन एवं प्रशासन पे ब्रिटिश विरासत का जो है बहुत गहरा इफेक्ट हुआ है। ठीक है, बहुत डीपली इफेक्ट वहाँ पे हुआ है, क्योंकि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर लें तो उसके तहत क्या लिया गया, तो उसके तहत जैसे 1773 में क्या है कि गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल है उसकी नियुक्ति की गई थी। ठीक है, 1773 के तहत ही गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल या परिषद की जो है अपॉइंट किया गया था, नियुक्ति किया गया था। फिर 4 चार्टर एक्ट भी लागू हुए थे। ठीक है, उसके बाद जो है 1773 के बाद 4 चार्टर एक्ट लागू हुए, 1793, 1813, 1833 और 1853। तो अब जो है हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए 1793 की बात करें तो उसमें क्या किया गया था कि गवर्नर जनरल को और उसके परिषद के विरुद्ध जो है वीटो शक्ति दी गई थी, वीटो पावर। ठीक है, वीटो पावर उसको दिया गया था। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर कोई उसका जो परिषद है, कोई नियम कानून बनाया जाता है और उस समय अगर गवर्नर जनरल को पसंद नहीं आता था तो उसके अगेंस्ट में जो है वो अपना वीटो पावर लगा सकता था। ठीक है, वीटो पावर यूज करके जो है उस नियम कानून को वो रोक सकता था या फिर कुछ दिन के लिए जो है स्टे कर सकता था। ठीक है, तो वीटो पावर हम लोग जानते हैं कि क्या है, तो आगे हम पढ़ेंगे वीटो पावर को बहुत ही डिटेल से। तो चलिए अब हमारा दूसरा, अगर हम बात करें चार्टर एक्ट की, तो 1833 हो गया। इसमें क्या हुआ था कि जो विधि सदस्य थे, ठीक है, जो लॉ मेंबर थे, उसका जो परिषद में अस्थायी रूप से शामिल किया गया। ठीक है, अगर अस्थायी रूप से पूछा जाए कि विधि सदस्य को काउंसिल में, परिषद में कब शामिल किया गया, तो उस समय 1833 में किया गया था। ठीक है, इसका क्या काम था? इसका काम था बस एडवाइस देना, यानी कानून बन रहा है तो उसके लिए एडवाइस देना। उसके बाद 1853 का आता है चार्टर एक्ट और उसमें जो अस्थायी रूप से विधि सदस्य को शामिल किया गया था उसे जो है अस्थायी रूप दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद हम अब बात करें 1853 की, तो वो हमारा हो गया। अब हम देखते हैं कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, ठीक है, 3 इंडियन काउंसिल एक्ट आए थे। 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट की बात की जाए तो उसमें जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का उस समय गठन हुआ था। ठीक है, और उसमें क्या था कि 6 से 12 सदस्य होते थे। ठीक है, 6 से 12 मेंबर थे और इसका कार्य क्या था कि जो विधि निर्माण किया जाएगा, लॉ मेकिंग होगा। ठीक है, उसमें जो है गवर्नर जनरल और उसका जो काउंसिल है उसको एडवाइस देना, ये काम था। प्लस आपको 1861 में याद होगा हिस्ट्री में कि उस समय जो है भारत के 3 लोगों को जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल किया गया था। ठीक है, वो कौन थे? एक आपके हो गए बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव। तो ये भी इस पॉइंट व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए, तो इसको तो हम आगे पढ़ेंगे। तो 1892 की बात करें, 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट की बात करें तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसका जो पहले 6 से 12 था, अब उसको 10 से 16 तक कर दिया गया। अब उसमें जो कुछ सदस्य होते थे, इसमें जो कुछ सदस्य होने लगे, ये जमींदार, मर्चेंट मेंबर से, या कोई विश्वविद्यालय का सीनेट हो या स्थानीय निकाय द्वारा, ये इसके द्वारा जो है चुने जाते थे। ठीक है, और इसको जो है गवर्नर जनरल हो और उसका काउंसिल से प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया था कि आप जो है अब प्रश्न पूछ सकते हैं। पहले 1861 में था कि बस ये बैठते थे, एडवाइस देते थे, बट जब 1892 का समय आया, इंडियन काउंसिल एक्ट आया, तो इसमें जो अधिकार मिल गया कि अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसमें भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत कहा जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन हो सकता है कहीं पूछ दे किसी एग्जाम में कि भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट को कहा जाता है, तो 1892। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें प्रश्न पूछने का अधिकार हो गया, तो इसलिए भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत कहा जाता है। अब 1909 की बात करें तो 1909 का जो काउंसिल एक्ट था उसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, विधान परिषद थी, उसको पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया। हमने देखा कि 1892 में जो है प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, लेकिन 1909 में जो है पूरक प्रश्न पूछने, पूरक प्रश्न क्या होता है?
पूरक प्रश्न, जैसे कि कोई प्रश्न है उससे रिलेटेड और भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं, इसको कहते हैं पूरक प्रश्न। तो इसका भी जो है अधिकार दे दिया गया। प्लस इसमें देखिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 1909 को जो हम लोग क्या कहते हैं, मोंटेस्क्यू जो है ना मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं, ठीक है। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 को कहते हैं। तो उसमें क्या है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के तहत मुस्लिम समुदाय को 6 सीटें दे दी गई थी, ठीक है। जो कॉमनवेल्थ अवार्ड की भी बात करें तो 1909 में मार्ले मिंटो को जो है उसको जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता माना जाता है, ठीक है, मिंटे को। तो अगर हम बात करें कि मुस्लिम समुदाय में 6 सीट इन लोगों को दिया गया था, मुस्लिम समुदाय को 6 सीट इसमें दिया गया था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पे। और यहाँ पे जो वोटर थे और जो उम्मीदवार थे दोनों ही मुस्लिम होते थे। किसमें, जो 6 सीट दिया गया था उसमें वोटर भी मुस्लिम होते थे और उम्मीदवार भी मुस्लिम होते थे, ठीक है। फिर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें भारतीय की भी नियुक्ति की गई थी, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें जो है किसी भारत को अपॉइंट किया गया और वो पहले भारतीय थे आपके लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जो है कार्य परिषद में इनको जो है अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया, पहले भारतीय, याद रखिएगा। अब हम 1919 की बात करें, ठीक है, तो इसको कहते हैं मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है, यानी मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड जो है सुधार हो गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या हुआ कि इसमें जो प्रोविंस थे, जो प्रांत थे, उसमें डायरकी सिस्टम लागू किया गया, मतलब कि दोहरा शासन का वहाँ पे प्रोविजन किया गया। इसके अंदर अगर बात करें तो भारतीयों को, इंडियन को भी वहाँ पे जो है मिनिस्टर प्रदान किया गया। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि किस एक्ट के तहत भारतीयों को मंत्री पद दिया गया, तो ये आपका 1919 का एक्ट हो जाएगा। अब 1935 की बात करें तो इसमें जो है भारत शासन अधिनियम इसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें 8 अनुसूची और 321 धाराएं थी 1935 में, ठीक है। और ये अंग्रेजों द्वारा लागू सबसे बड़ा कानून था और इसमें जो है लगभग 250 आर्टिकल थे, ठीक है। और ये 250 आर्टिकल जो 1935 वाले भारत शासन अधिनियम में थे उसको जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सीधे 250 आर्टिकल जो है इसमें इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 250 आर्टिकल जो है आपका 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही है। अब इसमें बात करें कि जैसे देखिए जो सुप्रीम कोर्ट हो गया, कैग हो गया, इमरजेंसी, ये सब जो प्रोविज़न है ये इसी अधिनियम की देन है। चलिए अब हम देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 से पहले तक जो है ये कानून भारत पे लागू रहा, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को जैसे ही ये भारतीय संविधान लागू होता है वहाँ से नया स्टार्ट हो जाता है, जो हमारा भारतीय संविधान में जो कुछ लिखा था वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो 1860 में बात करें तो आईपीसी उस समय रेडी किया गया था, ठीक है, और जिसको 1862 में लागू किया गया था। आईपीसी आपका रेडी किया जाता है 1860 में और 2 साल के बाद जो है इसको जो है लागू कर दिया जाता है, ठीक है। आईपीसी 1860 में उसको तैयार किया जाता है और 1862 में इसको लागू कर दिया जाता है। सीपीसी की बात करें, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो ये भी ब्रिटिश शासन काल में ही तैयार किया गया था और 1973 में जो है 1973 में उसे जो है अमेंडमेंट किया, संशोधित किया गया, ठीक है। और 1908 में जो है आपका सीपीसी लागू हो गया था, ठीक है। सिविल प्रोसीजर कोड जो है आपका लागू हुआ है 1908 में, ठीक है, तैयार किया गया, सीपीसी जो है आपका लागू हुआ 1908 में। और यहाँ पे अगर संशोधन की बात हो जाए तो 1973 में जाके जो है संशोधन हुआ है। चलिए 1861 में जो पुलिस एक्ट है, 1878 में आपका आर्म्स एक्ट है, ये भी लागू किया गया, ठीक है। 1861 में पुलिस एक्ट और 1878 में जो है आर्म्स एक्ट लागू किया गया। 1787 में कॉर्नवालिस ने जो है आईसीएस पद का सृजन किया था, ये हमें पता है, ठीक है। आईसीएस पद का जो है इंडियन सिविल सर्विसेज, तो इसका पद का सृजन किया था 1787 में कॉर्नवालिस ने। तो ये कालांतर में यानी धीरे धीरे करके क्या होता है, समय के साथ जो ब्रिटिश शासन की ये रीढ़ बन गई। आज भी हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की बात करें तो आईएएस की बात करें तो आईएएस जो आपका है ये क्या है, ये हमारे देश की या कहें हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो है रीढ़ है, ठीक है। तो उसी तरीके से आईसीएस जो उस समय था वो ब्रिटिश शासन का रीढ़ बन गया था। तो आईसीएस अधिकारी इसी पद पे नियुक्त किए जाते थे, ठीक है। आईसीएस अधिकारी ही जो है इस पद पे नियुक्त होते थे, ठीक है। अब देखें 1853 में तो मैकाले आता है 1853 में और वो जो है कलेक्टर पद सृजन करता है, यानी कलेक्टर पद सृजन करने का जो श्रेय है वो मैकाले को जाता है, ठीक है। 1853 में करता है वो। और शासन का जितना भी इम्पोर्टेंट पद था
सब जो है कलेक्टर पद इन्हें ही दिए जाते थे, ठीक है। यानी कलेक्टर का जो भी इम्पोर्टेंट जो पोस्ट होता है वो आज भी जैसे आईएएस को दिया जाता है ना, जो भी बहुत बड़ा बड़ा पोस्ट होता है, ये सब आपको आईएएस को मिलता है। तो उसी तरीके का उस समय भी कलेक्टर पद जो होते थे उसमें जो शासन से रिलेटेड महत्वपूर्ण पद होते थे, इम्पोर्टेंट पोस्ट जो होता था काफ़ी, तो वो उसको जो है कलेक्टर पोस्ट को ही दिया जाता था। तो वर्तमान में आईसीएस का स्थान किसने ले लिया है, तो हमने देखा कि आईएएस ने ले लिया है। और कानवालिस का क्या देन है, कानवालिस आपका थाना हो गया, एसपी हो गया, ये सब जो पोस्ट है ये कानवालिस की ही देन है। फिर जिला अदालत भी कानवालिस ही उसको जो है गठित करवाया था, ठीक है। लेकिन आज़ादी के बाद भारत ने लोकतंत्र, गणतंत्र और संप्रभुता को अपना लिया है, ठीक है। आज़ादी के बाद भारत जो है लोकतंत्र, गणतंत्र और संप्रभुता को अपना लिया है। कानून में सुधार के लिए जो है हम लोग विधि आयोग का गठन कर लिए हैं, ठीक है। प्रशासनिक सुधार के लिए 2 प्रशासनिक आयोग का गठन भी किया गया। फिर समय समय पे क्या हुआ कि होने वाला जो चुनाव है, सरकार को जो है जनता के लिए सोचना, जनता के लिए मतलब जनोन्मुखी बना दिया। यानी जनता के लिए वो जो है सोच विचार, उसका अच्छाई भलाई के लिए इस तरीके से होने लगा। लेकिन नौकरशाही जो होते हैं, जो जॉब वाले मतलब ब्यूरोक्रेसी की बात की जाए तो ये सत्ताधारी की ही आज्ञा का पालन करती है, जो उस पर नियंत्रण करते हैं। यानी ये सिंपल सी बात है कि कोई भी बड़ा ऑफिसर जो होता है, ज़्यादातर है ना, बहुत बार होता है ऐसा कि जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो सत्ताधारी होता है, जिनका जो मंत्री वगैरह हो गए, एमएलए एमपी, इन्हीं की बात को जो है इनको मानना पड़ता, आज्ञा का पालन, ठीक है। वो उसको जो है कंट्रोल करते हैं। आम जनता के प्रति कभी कभी क्या होता है कि अमानवतावादी भी ये लोग जो है रुख अपनाते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब है आपका कि भारतीय संविधान का निर्माण। तो 1895 में देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण की बात की जाए तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है सबसे पहले 1895 में संविधान की मांग की थी। फिर 1922 में गांधी जी इस मांग को दोहराते हैं और फिर 2 साल के बाद 24 में मोतीलाल नेहरू, और उसके 10 साल बाद 1934 में जवाहरलाल नेहरू और एमएन रॉय, ठीक है, एमएन रॉय जो है इस मांग को दोहराते हैं। तो 1895 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक संविधान का निर्माण का बात जो है मांग करते हैं। फिर 1922 में फिर गांधी जी दोहराते हैं। फिर 1924 में आपका एमएन जो मोतीलाल नेहरू हो गए वो उसके बारे में बात करते हैं, वहाँ मांग करते हैं। फिर 1934 में एमएन राव और आपके जेल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो है इस मांग को दोहराते हैं। तो एक दल के रूप में अगर बात की जाए कि सबसे पहले संविधान की मांग किसने की थी, तो स्वराज पार्टी ने की थी। 1936 में फिर कांग्रेस इसे दोहराया था, ठीक है। कांग्रेस कब इसे दोहराया, तो 1936 में सबसे पहले कौन सी पार्टी ने स्वराज की मांग संविधान की मांग की थी, तो ये आपका स्वराज पार्टी ने। अब नेहरू कमेटी की बात करते हैं तो ये एक जो है सर्वदलीय समिति थी, सभी दल के समान लोग यहाँ पे इस कमेटी में थे, ठीक है। और इसमें जो है 90 दिन का काम चलाऊ संविधान तैयार किया। सबसे पहले जो काम चलाऊ संविधान है तैयार किया गया किसमें, तो ये नेहरू कमेटी में लगभग 90 दिन का, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके जो चेयरपर्सन थे वो मोतीलाल नेहरू थे। वहीं सेक्रेटरी की बात की जाए तो उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू थे। अब इसके अन्य सदस्य कौन थे नेहरू कमेटी में, तो देखिए सुभाष चंद्र बोस भी थे, तेज बहादुर शपरू भी थे, अली इमाम भी थे, शोएब कुरैशी भी थे, है ना, एमआर जायकर भी थे, सरदार मंगल सिंह, एनएम जोशी और जीआर। नेहरू कमेटी की प्रमुख सिफारिश क्या थी, तो ये चाहते थे कि उस समय डोमिनियन स्टेटस भी मिल जाए तो चलेगा। दूसरी बात हुई कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते थे, स्त्री पुरुष में समानता चाहते थे और भाषाई आधार पर प्रांतों का निर्माण चाहते थे। ये नेहरू कमेटी की प्रमुख सिफारिश थी। फिर 1942 का समय आता है क्रिप्स मिशन, ठीक है, और ये एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है भारतीय स्वयं जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1942 में क्रिप्स मिशन के थ्रू जो है ये बात एक्सेप्ट किया जाता है ब्रिटिश के द्वारा। अब कैबिनेट मिशन आता है उसके 4 साल बाद 1946 में, ठीक है। इसमें 3 सदस्य थे। ये क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है कि कुल कितने सदस्य थे, तो कुल 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस जो चेयरपर्सन थे, फिर स्टेफर्ड क्रेप्स और एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। भारतीय संविधान सभा की बात करें तो इसी मिशन के आधार पे हुआ है ना, भारतीय संविधान सभा का गठन जो है इसी मिशन के आधार पे हुआ है, यानी कैबिनेट मिशन के आधार पे हुआ है। इसमें क्या था कि एक प्रतिनिधि जिसको नॉमिनेट किया जाएगा वो 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि जो है उसको नॉमिनेट किया जाएगा, 10 लाख की जनसंख्या पे था।
इस तरह से देखें तो टोटल आपका 389 प्रतिनिधि का जो है नॉमिनेट किया गया, ठीक है, मनोनयन किया गया 389 प्रतिनिधि को, जिसमें से 292 सदस्य की बात करें तो 11 प्रांत की विधानसभाओं से ये चुने गए थे, ठीक है। 292 सदस्य 11 प्रांत की विधानसभाओं से चुने गए थे। और 93 सदस्य की बात करें तो जो 562 रियासत था ना, उसके द्वारा नॉमिनेट किए गए थे 93 मेंबर्स। और 4 मेंबर कौन थे, तो ये जो है चीफ कमिश्नर एरिया से जो है नॉमिनेट किया गया था, ठीक है, वहाँ से मनोनीत किए गए थे 4 सदस्य, वहाँ से चीफ कमिश्नर से। अब प्रांतीय विधानसभा का क्या हुआ कि सदस्यों को 211 कांग्रेस के थे। अगर प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए सदस्यों में अगर बात की जाए, ठीक है, तो प्रांतीय विधानसभा में हम कितना देखें कि 292 सदस्य थे, ठीक है, जिसमें से 211 आपका जो है कांग्रेस थे और 73 जो है आपका मुस्लिम लीग के सदस्य थे, ठीक है। अपना जब मुस्लिम लीग देखा कि हम 73 हैं, ठीक है, तो वहाँ से वो डिमांड करने लग जाता है कि हमें जो है अलग संविधान चाहिए भाई, हमें अलग संविधान बना के दो, हमें अलग संविधान सभा जो है बना के दो, इस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। उसके बाद जब ये लोग जब अलग अपना मांगने लग जाते हैं तो संविधान सभा में क्या होता है कि 299 सदस्य बचे जाते हैं, जिसमें से 284 सदस्य जो है संविधान पे हस्ताक्षर करते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछता है कि कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, तो 284 सदस्य जो है संविधान पे साइन करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। जयप्रकाश और तेज बहादुर सप्रू जो है, ये भी क्वेश्चन आता है कि किसने जो है सभा की सदस्यता जो है मेंबरशिप अस्वीकार कर दी थी। तो संविधान सभा की अगर सदस्यता किसने अस्वीकार कर दी, ऐसा क्वेश्चन है, तो ये 2 लोग थे, एक तो जयप्रकाश और दूसरे थे तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि गैर कांग्रेसी सदस्य संविधान सभा में कौन थे, तो BR अम्बेडकर गैर कांग्रेसी थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी आपके गैर कांग्रेसी, गोपाल स्वामी अयंगर भी गैर कांग्रेसी थे, कृष्णा स्वामी अय्यर भी आपके जो है गैर कांग्रेसी थे। तो BR अम्बेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोपाल स्वामी अयंगर और कृष्णा स्वामी अय्यर, ये सब आपके गैर कांग्रेसी थे। प्रांत में क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए किस प्रांत से प्रतिनिधि जो है रिप्रेजेंटेटिव आपके चुने गए, तो यूपी से, ठीक है, यूपी से कितना, तो 54 प्रतिनिधि आए थे। रियासत में सबसे अधिक की बात की जाए तो मैसूर से चुना गया था, ठीक है। अगर प्रांत से बात किया जाए तो यूपी हो जाएगा 54 प्रतिनिधि के साथ, और रियासत से बात किया जाए तो मैसूर हो जाएगा 7 प्रतिनिधि के साथ। वहीं हैदराबाद की बात करें तो वहाँ पे कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, यानी हैदराबाद का कोई भी प्रतिनिधि नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि संविधान सभा का जो गठन हो, या फिर कहें तो देश, इसलिए उसको क्या किया गया, वो चाहता था कि भाई हम अपना अलग बनाएं, ठीक है, पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था, इसलिए बाद में जो है ऑपरेशन पोलो चला के जो है इसको फिर इंडिया में मिलाया गया था। तो चलिए ये सब तो आगे पढ़ेंगे। अब संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो पहली बैठक आपका 9 दिसंबर 1946 को हुई। वहीं आखिरी बैठक की बात की जाए तो 24 जनवरी 1950 को हुई। इसका निर्माण कब हुआ संविधान का, तो संविधान का निर्माण आपका पूरा हो चुका था 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हो चुका था। कितना टाइम लगा, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कितने पैसे लगे, तो 64 लाख रुपया करीब खर्च हो गया, ठीक है। अब बात हो कि भैया ये बैठक जो है संसद का कहाँ पे हुई, तो ये आपका जो है सेंट्रल हॉल में यानी केंद्रीय कक्ष में हुई थी, ठीक है। बैठक संसद का केंद्रीय कक्ष में हुई थी। अगर संविधान निर्माण के लिए बात की जाए कि कितने सत्र और कितनी बैठकों का आयोजन हुआ, तो निर्माण के लिए अगर कहा जाए तो 11 सत्र है ना, और बैठक 165। लेकिन अगर कहा जाए कि संविधान निर्माण में जो है बैठक में जो संविधान बैठक हुआ तो उसमें जो कितने सत्र हुए, ठीक है, तो टोटल सत्र आपका 12वां हो जाता है। लेकिन अगर निर्माण की बात की जाए तो 11वां हो जाता है। क्यों, क्योंकि 12वां सत्र में जो है ये कंप्लीट हो चुका था, ये लागू हो रहा था, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को जो है 12वां सत्र होता है और इसमें हस्ताक्षर किए जाते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए 11, कहीं कहीं क्वेश्चन में आपका 11 भी रहता है 12 भी रहता है, तो दोनों को गलत नहीं माना जाता। अगर 11 भी है तो सही है ऑप्शन में, अगर 11 की जगह 12 भी है तो भी चल जाता है। तो अब हम देखते हैं कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा को बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया और उनको जो है 11 दिसंबर 1946 2 दिन के बाद राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। रीज़न क्या था, रीज़न ये था कि सच्चिदानंद सिन्हा काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे,
ठीक है, और उनकी तबीयत भी सही नहीं रहती थी। इसको देखते हुए 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगर संविधान सभा का उपाध्यक्ष की बात करें तो एच मुखर्जी या हिरेन मुखर्जी, ठीक है। अगर हम संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो BN राव। फिर 13 दिसंबर, ठीक है, 13 दिसंबर को, 11 दिसंबर को तो राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। उसके 2 दिन के बाद जो है आपका 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू उद्देशिका प्रस्ताव जो है वहां पे अपना पेश करते हैं 13 दिसंबर 1946 को। और उसके बाद ही जो उद्देशिका प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था उसी को जो है बाद में प्रियम्बल में हमारा शामिल कर लिया गया, यानी वो जो हमारा प्रियम्बल बन गया, प्रस्तावना, ठीक है। हम भारत के लोग, ये सब जो हो गया आपका प्रियम्बल, प्रस्तावना। तो संविधान सभा का अगर बोला जाए कि पहला ऑथोराइज स्पीकर कौन था, तो डॉक्टर राधाकृष्णन को अधिकृत वक्ता बनाया गया था, ठीक है। और कितनी समितियां, कितनी कमेटी का गठन किया गया था, तो ये आपका जो है 18 समितियों को जो है गठन किया गया था। अब हम देखते हैं समिति और अध्यक्ष। प्रारूप समिति की बात करें तो BR अम्बेडकर। मूल अधिकार समिति की बात करें तो आचार्य JB कृपलानी। झंडा समिति की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद है, गलती से हो गया है, तो प्रारूप समिति अम्बेडकर साहब हो गए। मूल अधिकार की बात करें तो JB कृपलानी। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति तो JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो संघ से रिलेटेड जितने भी समिति थे उस समय जो भी थे तो सब जवाहरलाल नेहरू के हाथ में चला जाता है। प्रांत संविधान समिति तो ये सरदार पटेल। अल्पसंख्यक समिति जो है हिरेन मुखर्जी, H मुखर्जी को अल्पसंख्यक समिति बनाया गया था। अब प्रारूप समिति की बात करें तो इसका जो गठन है 29 अगस्त 1947 को किया गया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका आता है कि कब गठन किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को किया गया। और BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, ड्राफ्टिंग कमेटी के, ठीक है। और इसके अन्य सदस्य और 6 कौन थे, तो पहला आपका हो गया गोपाल स्वामी अयंगर, फिर है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, फिर हैं KM मुंशी, BL मित्रा, DP खेतान, मोहम्मद शाहुदुल्ला। इसमें से आपका जो है 2 हो गए। एक तो DP खेतान की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, इसलिए TP कृष्णमाचारी को जो है अपॉइंट किया जाता है, किनके बदले, DP खेतान के बारे। दूसरी बात है कि BL मित्रा की भी जो है क्या होता है, BL मित्रा अपना रिजाइन दे देते हैं, ठीक है, अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं, और उनकी जगह जो N माधवराव को स्थान वो ले लेते हैं। अगर बात करें कि प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी था, ठीक है, वो जो हमारा देश का संविधान बना है तो कितने देशों को यूज किया गया, कितने देशों का जो संविधान वगैरह है उसको पढ़ के बनाया है उन्होंने, या जो भी चीज़ हो, तो ये उन्होंने जो है 60 देशों को स्टडी करके हमारा संविधान बनाया है, ठीक है, संविधान का निर्माण किया है। अब हम देखते हैं कि 26 जनवरी 1949 को जो है आंशिक रूप से संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को जो है पूरे रूप से लागू कर दिया गया, यानी उस दिन जो है 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से, आधे रूप से संविधान को लागू किया गया था। उस दिन जो है सिर्फ 15 अनुच्छेद है जिसको लागू किए गए थे, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल आपका हो गया 5, 6, 7, 8, 9, फिर हो गया 60, 324, 366, 367, 380, 388, 391, 392, 393, 394, ये सब जो है आपको आंशिक रूप से उस दिन लागू किया गया था। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आर्टिकल 5 आपका क्या है, आप जानते हैं कि नागरिकता से रिलेटेड है, ठीक है। और आर्टिकल 6 क्या है, यानी पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान से जो लोग उस समय भारत आए थे, ठीक है, पाकिस्तान से जो लोग भारत आए थे तो उनका क्या अधिकार होगा, इस चीज़ का उसमें वर्णन किया गया है। अगर आर्टिकल 7 की बात करें तो भारत से जो पाकिस्तान आए थे, ठीक है, भारत से जो लोग पाकिस्तान गए तो उनका क्या अधिकार बनता है, ये इसके बारे में उसमें जो है वर्णन किया गया। आर्टिकल 8 की बात करें तो जो विदेशी लोग हैं, ठीक है, यानी NRI, यानी भारत मूल जो है ये भारत के हैं, ठीक है, मूल भारतीय हैं मूल रूप से, और भारतीय मूल के हैं, लेकिन वो जो है विदेश में रहते हैं, तो उनका क्या अधिकार है, इसके बारे में है। अगर हम बात करें आर्टिकल 9 की, तो उसमें क्या है कि जो खुद अपना मन से वहाँ विदेश का जो सिटीजनशिप है उसको अपना लेते हैं तो उनका क्या अधिकार रह जाता है, उसके बारे में है। अगर आर्टिकल 60 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति का शपथ है, ठीक है। अगर आर्टिकल 324 की बात करें, 324 की, तो इलेक्शन कमीशन हो गया है ना, निर्वाचन
फिर आर्टिकल 366 की बात करें तो उसमें जो है परिभाषा है, यानी डेफिनेशन है कि किसको क्या बोला जाएगा, ठीक है, हर चीज़ के लिए। उसके बाद फिर जो है आपका 367 में क्या है कि जो विधानमंडल, किसी राज्य का जो विधानमंडल बनेगा तो उसके जो अधिनियम होंगे, जो कानून होंगे, ठीक है, उसके बारे में है सारा चीज़। उसके बाद आर्टिकल आपका 380, तो 380 की बात करें तो इसमें जो है राष्ट्रपति से जो संबंधित प्रावधान है, ठीक है, उसके बारे में है, जिसको अब निरस्त कर दिया गया है आर्टिकल 380 को। अब हम बात करें 388, तो इसको भी निरस्त किया गया है। उसके बाद 391 की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है कि पहला और जो चौथा शेड्यूल है, ठीक है, उसमें क्या है कि राष्ट्रपति का शक्ति को जो है संशोधन करने के बारे में उसमें दिया हुआ है। उसके बाद 392 की अगर हम बात करें तो जब राष्ट्रपति का जैसे कि क्या हो जाता है कि 391 हो गया ना, 392 की बात करें तो जैसे देश में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो राष्ट्रपति का क्या क्या पावर है, कैसे कैसे इमरजेंसी वगैरह लगाता है ना, ये सब जो है आपका कठिनाई, जो देश को जो कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो राष्ट्रपति जो उस समय डिसीजन ले सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो राष्ट्रपति की शक्ति से रिलेटेड हो गया, ठीक है। 393 की बात करें तो उसमें जो है संक्षिप्त नाम है, शॉर्ट नेम है, ठीक है। तो शॉर्ट नेम की अगर बात करें जैसे कि भारत का संविधान, ये चीज़ आपका कहाँ लिखा हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आपका कौन से आर्टिकल में लिखा है, तो 393 में ये बात लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिंदी में कहें तो भारत का संविधान। और 394 क्या था कि उसमें बस ये लिखा हुआ है कि ये जो है यहाँ से प्रारंभ होता है, ठीक है। उस दिन जो है 394 में उसके जो अध्यक्ष थे उन्होंने बस इतना ही कहा था कि यहाँ के जो सदस्य हैं, ठीक है, जो संविधान सभा के सदस्य हैं, वो इस संविधान सभा के लागू होने के साथ ही अपनी संविधान सभा का सीट जो है खाली कर देंगे, क्योंकि ये संविधान आज से आंशिक रूप से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बाद जो है जो इसके नियम कानून है उसके अनुसार चला जाएगा। तो ये बात बस 394 में कही गई है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमने देखा कि पूरे तरीके से संविधान को लागू किया गया। कभी कभी आपका क्वेश्चन पूछेगा कि आंशिक रूप से कब लागू किया गया, तो आप बताइएगा कि 26 नवंबर 1949 को। अगर कह दे कि पूर्ण रूप से कब लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अगर सिर्फ कहे कि लागू कब किया गया तो 26 जनवरी 1950 ही आता है। तो फिर 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया, तो ये हम लोग स्टोरी जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को जो है पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो है रावी नदी के तट पे रात के 12 बजे जो है झंडा फहराए थे, तो इसलिए 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी का दिन चुना जाता है और 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया जाता है पूरे तरीके से। और इस तिथि का जो संविधान निर्माण के लिए चुना जाता है, हमने देखा। अब मूल पुस्तक, इस संविधान की जो मूल पुस्तक है उसमें जो चित्र बनाया हुआ है वो किसने बनाया है, तो नंदलाल बोस ने बनाया है, ठीक है। संविधान का जो मूल पुस्तक है, मेन बुक है, उसमें जो फोटो वगैरह बना हुआ है वो किसने बनाया है, तो नंदलाल बोस ने। और हमारा जो भारतीय संविधान है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान, तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान है। और इसमें अगर बातें मूल रूप से अगर हम बात करें तो 395 आर्टिकल हैं और 12 जो है शेड्यूल है यानी अनुसूची है, और आपका 25 जो है अब भाग हो गया है, ठीक है। ऐसे तो देखिए आर्टिकल की बात की जाए तो कुछ लोग कहेंगे कि 400 प्लस ही है, हाँ बिल्कुल 450 के आसपास है, लेकिन मूल रूप से आपका जो है 395 ही आर्टिकल है। उसमें ABCD वगैरह जो है इस तरीके से क्लॉज दिया हुआ है और इस तरीके से वो हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब मूल संविधान में अगर बात करें, जो पहले वाला जो सबसे पहले बना था उसमें कितना था, तो उसमें आपका 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे और 22 जो है भाग थे, ठीक है, 22 पार्ट थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि 395 आर्टिकल में 78 आर्टिकल शामिल किए गए थे, धीरे धीरे जो है इसमें 78 आर्टिकल शामिल किए गए और जो 14 आर्टिकल है उसको इससे निकाला भी गया है, ठीक है। लेकिन लास्ट में जो है 395 ही है, ओके। तो हमने देखा कि 22 भाग पहले वाले मूल संविधान में थे, है ना, और धीरे धीरे इसमें 3 भाग और जुड़ा तो अब 25 हो गया है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो है ओवरव्यू आज का ख़त्म हुआ। एक लास्ट ओवरव्यू कल रहेगा, उसके बाद फिर हम जो है अच्छा से पॉलिटी का जो लक्ष्मीकांत का पॉलिटी है उसके शॉर्ट नोट को अच्छे से पढ़ेंगे और उसमें जो है क्वेश्चन भी हम लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, होप आपको ये वीडियो पसंद आया।